हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का परीक्षा बोध गाइड से अति लघु उत्तरी एवं लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न को देख लेते हैं। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में हमारा प्रश्न नंबर पहला है, लुईस क्षार किसे कहा जाता है? तो लुईस क्षार आपके अमोनिया को कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दैट मीन्स ये क्या होता है, आपका उदासीन होता है। नेक्स्ट है आपके दुर्बल अम्ल का उदाहरण बताइए। तो दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? हमारा एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में ऊष्मा निकलता है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अभिक्रिया के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको बोलते हैं ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट होता है टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो टमाटर में क्या होता है, आपका मौलिक एसिड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पीएच मान क्या होता है? तो किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। मतलब नॉर्मल वर्ड में समझे तो पीएच मान क्या होता है, ये आपके प्रति लीटर में कितना H+ आयन दे सकता है। मतलब कोई भी विलयन प्रति लीटर में, प्रत्येक लीटर में कितना आपका हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसका पीएच मान बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, अम्ल तथा क्षार की प्रकृति स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक स्रोत के नाम क्या क्या है अम्ल क्षार? तो अम्ल होता है आपका इमली में होता है, सेब में होता है, टमाटर में होता है, सिरका में होता है। नेक्स्ट क्षार होता है आपके चूने में होता है, खाने के सोडा में होता है, कपड़ा धोने के सोडा में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम बताइए। तो इमली में होता है आपका टार्टरिक एसिड, सिरका में होता है एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारे पास, घ्राण या फिर गंध सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षारक की पहचान कैसे करेंगे? अब गंध सूचक से कैसे करेंगे, अगर गंध खट्टा आया तो वह पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। अगर हल्का सा कड़वा आया गंध तो वो पदार्थ क्या होगा, क्षारीय प्रदर्शित करेगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार का सूंघ कर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या हमारा, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में पीएच में क्या परिवर्तन होगा? अब देखो सिंपल सा क्या है, पीएच मान आपका 6 है, जब दही बनेगा तो वो और खट्टा हो जाएगा, दैट मीन्स उसका पीएच मान कम हो जाएगा। तो उसी को बोल रहे हैं ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर ये अधिक खट्टा हो जाता है, मतलब इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, अचार को तांबे एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? तो सिंपल सा क्या होता है, जो अचार है, अचार क्या होता है, एक आपका अम्ल होता है, और अम्ल तांबा और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, आपका जहरीला पदार्थ बना देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए इस तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन में आपके अचार को नहीं रखते। तो इसी को बोल रहे हैं अचार अम्ल होता है, ये तांबे व एल्युमिनियम के बर्तन के साथ क्रिया करके लवणीय पदार्थ का निर्माण करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ा सा सब्जी कुसुम के कपड़े पर गिर गया, घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, तो इसका कारण बताना है। तो सिंपल से देखो, जो सब्जी होता है, सब्जी में क्या होगा, आपका कुछ मात्रा में आपका हल्दी होगा, और हल्दी क्या होता है, आपका प्राकृतिक सूचक होता है। और प्राकृतिक सूचक जब क्या होता है, क्षार के पास आता है तो वो लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। और साबुन ही क्या होता है, हमारा एक क्षार होता है। इसलिए जो प्राकृतिक सूचक है, मतलब जो सब्जी का आपका हल्दी है, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या कर देता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सिंपल से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, सब्जी में हल्दी थी, और हल्दी क्या होता है, आपका प्राकृतिक सूचक होता है जो अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग देता है, बट क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, लाल रंग देते हैं। और साबुन क्या होता है, क्षारीय पदार्थ होता है, जिससे कपड़ा क्या हो जाता है, आपका लाल हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, सुरेश एक दृष्टिबंधिता छात्र है,
वह किन किन सूचकों का प्रयोग करके अम्ल तथा क्षार का पहचान कर सकते हैं। अब देखो सुरेश क्या है, दृष्टिबंधित छात्र है, मतलब उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, तो वो कैसे पहचान कर सकता है, सूंघकर या फिर चख कर क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार का पहचान कर सकते हैं। तो उसी का बोल रहे हैं, सुरेश एक दृष्टिबंधित छात्र है तो वो घ्राण सूचक मतलब सूंघकर या फिर चख कर अम्ल क्षार का पहचान कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर क्या है, 9 क्या है आपका, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाले अभिक्रिया के एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो कौन किससे अभिक्रिया करके क्या फॉर्म करता है इसको देख लेते हैं। तो सिंपल से जो अम्ल होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। इसी टाइप से जो क्षार है ये धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। और अम्ल आपके धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। और क्षार आपके अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। उसके बाद अम्ल हैं एक कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। जबकि जो क्षार होता है ये आपके कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। उसके बाद लास्ट होता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो धातु क्या कर रहे हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो देख लेते हैं इसका। तो धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है हमारा, एक अम्ल है, और जिंक क्या है हमारा, धातु है। तो अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करके एक लवण बनाया और दूसरा क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या हमारा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया को संतुलित रसायन समीकरण से लिखिए। अब देखिए सिंपल सा क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये क्या है हमारा अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। तो यही है आपका, ये क्या है आपका अम्ल ये हमारा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सबसे फर्स्ट ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, उसके बाद जल बनाएगा, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो ये सिंपल से इसका संतुलित अभिक्रिया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से अम्लों तथा क्षारों को पहचानिए। अब इसमें से अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा बताना है। तो ये क्या है आपका नाइट्रिक अम्ल, तो ये अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, और ये दोनों क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, जो अधिक मात्रा में H+ आयन देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। और दुर्बल क्षार किसको बोलते हैं, जो कम मात्रा में OH- आयन देता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देता है कम मात्रा में, उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार बोलते हैं। तो सिंपल सा हमारा क्या है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये क्या करता है, अधिक मात्रा में H+ आयन देता है जल के साथ घुलकर, तो इसलिए ये क्या है आपका प्रबल अम्ल है। जबकि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका NH4OH, तो ये क्या करता है, कम मात्रा में आपका OH- आयन देता है, तो इसलिए ये क्या है आपका एक दुर्बल क्षार है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है हमारा, ग्लूकोज स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल ये करते हैं, क्यों। तो सिंपल सा देखो इसमें होता क्या है, जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 ये क्या होता है, जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं, मतलब अपने आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन H+ आयन बना लेगा और आपका सल्फ्यूरिक क्या बना लेगा, SO4- बना लेगा, मतलब ये क्या कर लेता है, अपने आयन में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ये सिंपल से क्या हो जाता है, आपका जल में घुल जाता है। जबकि आपके जो ग्लूकोज हैं और ये स्टार्च हैं ये आयनित नहीं होते, जिसके रीज़न से ये आपके क्या विलयन में अम्लीयता गुण को प्रदर्शित नहीं करते। इसी को बोल रहे हैं ग्लूकोज और स्टार्च से जलीय विलयन में अम्लीयता गुण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि सल्फ्यूरिक और एसिटिक अम्ल करते हैं, क्योंकि ये जल में आसानी से आयनित हो जाते हैं, मतलब अपने आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 क्या होता है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होता है, अगर हाँ तो विलयन को क्षारीय क्यों कहा जाता है। तो सिंपल से इसका देखिए, तो जो क्षारीय विलयन होता है उसमें H+ आयन तो उपस्थित होता है, बट ये H+ आयन क्या होता है,
कम मात्रा में होता है, और उसमें OH माइनस आयन क्या होता है, अधिक मात्रा होता है। इस रीज़न से जो विलयन है उसको क्या बोलते हैं, आपका क्षारीय बोलते हैं। तो इसी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपका, हाँ, क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होता है, परंतु OH की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अतः जो विलयन होता है ये क्या होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। सो प्रश्न नंबर 15 क्या है, आपके पास दो विलयन है A तथा B। विलयन A का pH मान 6 है और विलयन B का pH मान 8 है। किस विलयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और इसमें से कौन सा विलयन अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट विलयन A का pH मान क्या है, 6 है, और विलयन B का pH मान 8 है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट pH स्केल में देख लेते हैं। तो 0 से 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से 14 तक क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो विलयन B है तो विलयन B क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा, जबकि विलयन A है ये 6 है, मतलब 7 से कम है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपल सा अम्ल हो जाएगा। ठीक है। और क्या होता है, जब 7 से कम जाते हैं, जब pH मान कम होता है तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, मतलब जो विलयन A है इसका जो H+ आयन की सांद्रता अधिक होगा और विलयन B में H+ आयन की सांद्रता कम होगा। इसी को देख लेते हैं। विलयन A जिसका pH मान 6 है वह अम्ल है तथा H+ आयन की सांद्रता अधिक होगा, क्योंकि जैसे pH वैल्यू कम होता है तो H+ की सांद्रता बढ़ता है। और विलयन B का pH मान 8 है, मतलब ये सिंपल से क्या होगा, क्षार होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है हमारा, पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो जो पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन का प्रकृति आपका उदासीन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 क्या है हमारा, समारोह ने ताजे दूध में खाने का सोडा मिलाकर pH मान को 6 से बढ़ाकर 8 कर दिया है, तो दूध को दही बनने में अधिक समय लगा क्यों, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको आंसर देख लेते हैं। तो सिंपल सर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्योंकि जो क्या था 6 से उसमें क्या pH वैल्यू पहले क्या था, जो दूध का 6 था, अब 6 से उसमें सोडा मिलाकर क्या कर दिया, 8 कर दिया। 8 कर दिया मतलब ये क्या हो गया, आप क्षार हो गए। अब क्षार, अब उसको क्या करना है, दही में बदलना है। दही में बदलना है मतलब अम्ल बनना है। अम्ल बनना है तो सिंपल सा उसको क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा, क्योंकि वह अभी क्षार हो चुके हैं। तो इसी का आंसर क्या है, क्योंकि प्रबल क्षारक हो गए हैं। अब दूध में खाने की सोडा मिलाने से इसका pH मान बढ़ गया, और दही में बनने के लिए उसका pH मान क्या होगा, कम करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या होगा, अधिक समय लेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है और आप इस गैस का परीक्षण कैसे करेंगे। मैग्नीशियम धातु के उदाहरण लेकर समझाइए। अभी जस्ट देखे थे, क्या देखे थे कि जो धातु होता है, धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, जो धातु है मैग्नीशियम धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, इससे हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसके क्या होगा, गैस में जलती हुई तीली को इसके पास ले जाने पर नीली ज्वाला से जलती है, और ये नीली ज्वाला से कौन जलती है, आपका हाइड्रोजन गैस जलती है। इससे क्या क्लियर हो गया कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस होगा। तो सिंपल से कि अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना लिया, सबसे पहले लवण बनाया और उसके बाद दूसरा आपका हाइड्रोजन गैस बनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 क्या है हमारा, दो पदार्थ ए और बी का pH मान क्रमशः 8.2 और 2.5 है। इसमें से कौन सा पदार्थ अम्लीय है तथा कौन सा पदार्थ क्षारीय होगा। इसमें से किस पदार्थ का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। तो देखो सिंपल से क्या है, जिसका भी pH मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। मतलब सिंपल से क्या है, ए का pH मान कितना है, 8.2 है, और बी का pH मान क्या है, 2.5 है। तो जिसका pH मान 7 से कम है, तो 7 से कम क्या है हमारा, बी का, तो ये क्या होगा, आपका अम्ल होगा। और जिसका pH मान 7 से अधिक है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल से आपका क्षार हो जाएगा। तो इसी का आंसर देख लेते हैं। ए क्षारीय है तथा बी क्या है, आपका अम्लीय है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, को प्रति अम्ल एंटा एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये फाइनली इसका आंसर था। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस टाइप के वीडियो अगेन आपको देखने के लिए।